हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था। हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये देखा कि वो एक आउटर लेयरिंग है एंड वो एक गेट का काम करती है। दैट मीन्स वो कुछ चीजों को अलाउ करती है, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काफी चीजों की क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो सबसे पहले तो आ जाती है हमारी गैसेस जैसे कि O2 एंड CO2। फिर आ जाते हैं हमारे लिक्विड्स जैसे कि पानी। देन आज हम करेंगे सॉलिड्स। नॉट सॉलिड्स, बेसिकली हम करेंगे कि जो हमारा फूड है जो हम खा रहे हैं, ठीक है, उसमें से विटामिन मिनरल्स है ना, जो सारा कुछ है वो सारे के सारे सेल्स भी तो लेता है। कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हम वो देखेंगे। फूड, ओके। हमने देखा कि जो गैसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट होती है, उस नाम उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। लिक्विड्स जो है वो कैसे पेनिट्रेट करती हैं, वो कैसे एक लेयर से दूसरी लेयर में जाती है, सेल के अंदर जाती है, सेल से बाहर आती है मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो वो प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ठीक। तो अब ये जो ऑस्मोसिस है इसी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हो गए या ज्यादातर प्लांट सेल्स हो गए, वो जो पानी गेन करते हैं वो भी ऑस्मोसिस से ही करते हैं। जो एब्जॉर्प्शन होती है पानी की बाय द रूट्स, वो भी एग्जांपल है ऑस्मोसिस की। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। ये एग्जांपल्स को याद रखना, और भी एग्जांपल्स है जो हम करेंगे कल को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो कल थियोरी क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे, आज थोड़ी इजी क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो अब मैंने बोला कि अभी हम न्यूट्रिशन जो है उसकी बात करेंगे कि वो सेल को कैसे मिलता है, कहाँ से लेता है। अब देखो, जो आपका सेल है उसकी क्या है, आउटर मोस्ट लेयरिंग है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे सिलेक्टिव है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है। ये आपको याद रखना है, हर एक वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फ्लेक्सिबल है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ है, प्लस ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके अंदर भी जा सकते हैं, ये उसके बाहर भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है मेम्ब्रेन के कि वो किसको अलाउ करेगा, किसको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन उस ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी आएगी खाने से। अब देखो, अब ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो जो वो इसको एक पावर देता है, वो इसको एक मतलब इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ द फूड। वो क्या करता है, वो उसको मतलब फूड को इजीली वो खा सकता है। कैसे? क्योंकि वो उसके अराउंड क्या करेगा, एक लेयरिंग बना देगा। ठीक है, वो अपने आर्म्स जैसे ना एक्सटेंड करेगा ऐसे, फूड को अपने मतलब अपनी विसिनिटी के अंदर लेगा, एंड देन वो खुद तो मर्ज हो जाएगा एंड अंदर क्या रह जाएगा, एक वेसिकल। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से जो हमारा सेल है वो अपना फूड इनगल्फ कर रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। जैसे कि अमीबा, अमीबा अपना खाना ऐसे ही खाता है, तो आप वीडियो में देख सकते हो। अब देखो, स्टार्टिंग में जो आपका अमीबा है, देखो ये बिल्कुल वी शेप में है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है अपने आप को, एंड वो एक बिल्कुल ही क्लोज सर्किट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा है। और जो फूड था वो बिल्कुल इसके अंदर ही रह गया। सो नाउ इट कैन ईट इट। ओके, अगर डायग्राम देखनी है देन हियर इज द डायग्राम, आप देख सकते हो कि कैसे फूड क्या था, बाहर था। जैसे ही फूड जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन के लेयर के पास आता है, तो सेल मेम्ब्रेन खुद की शेप चेंज करता है, उसको अलाउ करता है कि वो एक स्पेस ले ले। जैसे ही वो स्पेस लेता है, वो क्या करता है, अपना जो एंड है उसको क्लोज कर देता है। अपने एंड को क्लोज करके क्या करता है, फिर वो उस फूड को एक वेसिकल में क्लोज कर लेता है या वैक्यूल में क्लोज कर लेता है, एंड देन इट ईट्स इट। ठीक है, तो ये आपकी रहेगी डायग्राम फॉर एंडोसाइटोसिस। अब यही एग्जांपल जो है सेम हम देख सकते हैं इन केस ऑफ द कोरोना वायरस। ठीक है, तो यहां पर लेट सी, ये हमारे पास वीडियो है, तो आप देख सकते हो कि कोरोना वायरस है दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑफ द एपिथेलियल सेल। ठीक है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट सी कि कैसे एंडोसाइटोसिस जो है एक्चुअल में वर्क करता है।
अब दूसरी देखो कि एक्चुअल में क्या होता है। सी, वो कैसे लेयर जो है देखो वो फ्लेक्सिबल होती है तो वो एक्सटेंड हो जाती है, एंड देन ये खुद को क्लोज कर लेगी, एंड ये आपके पास क्या बन गया, वैक्यूल बन गया या वेसिकल बन गया। ओके, सो आई होप यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। चलिए अभी हम करते हैं एक्टिविटी 5.5। एक्टिविटी 5.5 बहुत इजी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स फ्रॉम रिसोर्सेज इन योर स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट, डिस्कस इट विद योर टीचर्स। तो अब आपको याद होगा कि जो रॉबर्ट हुक है, यस, द पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल, तो उनके पास अपना खुद का माइक्रोस्कोप था विच वाज सेल्फ डिजाइंड, एंड वो उनको यूज करके क्या करते हैं, उन्होंने खुद ड्रॉ की थी पिक्चर्स, है ना, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर बनाया था सेल्स का। अब हमारे पास जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो विद टाइम क्या होगी, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एडवांसमेंट आती रही। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आए वो कब आए थे, 1931 में। 1931 में ये हमारे पास एग्जिस्टेंस में आ गए थे, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या रहते हैं कि कॉस्टली रहते हैं, बट ये हाईली मतलब रिजॉल्व्ड इमेजेस जो है वो हमें बना के देते हैं, ठीक। तो आज के टाइम में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो है वो यूज करते हैं। तो अब इसको पढ़ने के लिए इंस्टेड ऑफ कि मैं तुम्हें कहानी बताऊं, लेट अस जस्ट गो टू द क्वेश्चंस। कुछ इजी इजी क्वेश्चंस है जो आपको वैसे पता होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो 1931 में इन्वेंट हुआ था बाय अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल। ओके, बाय अर्नेस्ट रस्का एंड मैक्स नॉल इन 1931 आपका फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है वो डेवलप हुआ था। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, आपकी छोटी छोटी इमेजेस को बड़ा बड़ा बना के आपको दिखाता है। पर ये पर अभी तक आपकी लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप यूज होता है वो होता है लाइट माइक्रोस्कोप। अब ये इससे अलग कैसे है, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यूज होगा, इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करके हम क्या करते हैं, हमारी इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप विच यूजेस अ बीम ऑफ electrons instead of light to form the image of small objects like viruses, cells and atoms. तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज नहीं करते, हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं टू मेक द इमेज, बस, ठीक। अभी जैसे कि मैंने लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की, तो एक बारी इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी देख लेते हैं, ठीक है, कि ये दोनों कैसे अलग हैं। देखो लाइट माइक्रोस्कोप में हमें लाइट चाहिए तभी इमेज बनेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। मैग्निफिकेशन इसकी है अप टू 2000x, 2000 टाइम्स, ठीक है, इसका मतलब है 2000 टाइम्स, 2000 गुना उसको जूम करेगा बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का देखें, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज 1 मिलियन टाइम्स। So this is how the electron microscopes are so important and useful, and इसी की वजह से हमारी काफी सारी डिस्कवरीज हुई है बाद में। आप देखते हैं रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन जो है वो कम है, ऑब्वियसली हमने देखा कि मैग्निफिकेशन जिसकी कम, रेजोल्यूशन की कम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन ज्यादा है तो उसकी रेजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन में फर्क क्या है। रेजोल्यूशन इज लाइक कि आपको वो चीज दिखाई तो दे रही है पर क्या वो आपको क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें आपको चीजें दिखाई देंगी, जिसको आप जितना ज्यादा जूम करोगे चीजें उतनी ज्यादा ब्लर होंगी, ठीक है, वो उसको उतना क्लैरिटी से देखना आपके लिए उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आप उसको जूम तो कर सकते हो बट विद क्लैरिटी जूम कर सकते हो। अगर आपके पास फोन है, अगर आप अपने फोन से भी अगर किसी चीज को जूम करने की कोशिश करो, देन एक पॉइंट पे तो मतलब आपकी पिक्चर बहुत क्लियर होएगी अगर आपने उसको जूम किया, लेकिन अगर आप उसको जूम करते रहो करते रहो करते रहो, पिक्सल फटने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो आपको क्लैरिटी नहीं दिखती, दैट इज रेजोल्यूशन, ठीक है, दैट इज रेजोल्यूशन।
तो रेजोल्यूशन मतलब आप अगर दो चीजें हैं उनको कितना अलग अलग देख सकते हो। अगर आपकी रेजोल्यूशन एक हो रही है पर वो एक्चुअल में दो अलग अलग एग्जिस्ट करती है, दैट मीन्स की रेजोल्यूशन पुअर है। ओके, देन अब वो बोल रहा है कैन वी व्यू स्पेसिमेंस, लाइव स्पेसिमेंस, जिंदा स्पेसिमेंस को हम देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, यस, बट ये चीज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें यूजुअली हम क्या करते हैं, हम सेल्स को वैक्यूम में, या कोई भी चीज है जो ऑर्गेनिज्म है उनको वैक्यूम में प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण ये पॉसिबल ही नहीं है, मर जाएंगे, ठीक है। तो लाइव स्पेसिमेंस हम नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आपको मेरी टीचिंग पैटर्न अच्छा लग रहा हो, आपको चीजें समझ में आ रही हो, देन डू सपोर्ट टेकी लैब, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। सो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। अब देखो पहला क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर, ये क्या है, ये है गैस, वाटर क्या है हमारा लिक्विड, मूव इन एंड आउट ऑफ सेल। तो जैसे कि पहले भी बताया, गैस का कारण है डिफ्यूजन, H2O का कारण है ऑस्मोसिस। तो आप इसको कैसे फ्रेम करोगे, आपको इसको अलग अलग फ्रेम करना है, अलग अलग आंसर देना है, ठीक है। CO2 या O2 का अलग एंड H2O का अलग। ओके, सबसे पहले आपको यही बता देना है कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन आप डिफ्यूजन का बताओगे, डिफ्यूजन में सिर्फ गैसेस ही मेंशन करोगे कि CO2 क्या है, एक गैस है, एंड वो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से क्या करती है, मूव इन एंड मूव आउट कर सकती है। फिर आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन तो देनी ही देनी है, कि डिफ्यूजन एक वर्ड बोल दिया ठीक है, नहीं, डिफ्यूजन की क्या डेफिनेशन है, ऑस्मोसिस की क्या डेफिनेशन है, वो बताना है। ओके, एंड देन आपको बताना है वेयर देयर इज मोर CO2 इट मूव्स आउट ऑफ द सराउंडिंग। ओके, अब सेम चीज आप ऑक्सीजन के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है, बस इसमें यह है कि इनसाइड जब ऑक्सीजन कम हो जाती है देन वी इनहेल, एंड ऑक्सीजन जो है वो सेल में फिर ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के थ्रू हम उसको गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज मेंशन करनी है, बाकी सेम रहेगा। अभी जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है दे मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय ऑस्मोसिस। अब ये क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है जहां पर आपको क्या बताना है, इट मूव्स फ्रॉम लो टू हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। ओके, या आप ऐसे भी बोल सकते हो वेयर वाटर मूव्स थ्रू मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये भी सही है। सॉल्यूट कंसेंट्रेशन से भी बता सकते हो, वो भी सही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देन दिस हेल्प्स द सेल टू मेंटेन इट्स शेप एंड फंक्शन। इसको एंड कर दो क्वेश्चन, ठीक। तो आपने क्या किया आंसर में, आपने पहले दो प्रोसेस बताए, फिर आपने अलग से CO2 का अलग से पैराग्राफ बनाया एंड H2O का अलग से बनाया। आपने CO2 का बताया कि कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, H2O का बताया कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, फिर आपने बताया कि ओके उसमें उस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, देन इसमें बताया कि उस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। देन आपने उन दोनों को क्या किया, एंड किया एक फाइनल लाइन। तो ये आपका क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा टू आंसर अ क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हम उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे वो फ्लेक्सिबल है, लिपिड्स प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है, लेकिन वो एक आउटर लेयरिंग है, वो एक गेट की तरह काम करती है, एंड वो हर किसी को अंदर नहीं आने देती, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो सिर्फ सिलेक्टिवली कुछ पर्टिकुलर ऐसे चीज है जिसको वो अलाउ करेगी, अदरवाइज चीजें अलाउ नहीं करेगी। ओके, तो क्या होता है, सबसे पहले आप बताओगे इट इज कॉल्ड दिस बिकॉज इट ओनली अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट व्हाइल रिस्ट्रिक्टिंग अदर्स। ओके, अब कौन सी चीजें जो है जिनकी एंट्री एग्जिट हो सकती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसे ही याद रख लेना, ठीक। वही चीज आपको मेंशन करनी है कि लाइक ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड जितने भी हार्मफुल या फिर अननेसेसरी चीजें जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वो या तो उसको ब्लॉक करेगा या उसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करना मतलब अब सपोज आपके जो सेल है, आपकी जो बॉडी है, उसको कोई भी चीज जो है वो एक सर्टेन लिमिट में ही चाहिए होती है, उससे कम मिलेगी तो भी हार्मफुल है, उससे ज्यादा मिलेगी तो भी हार्मफुल है। तो वो काम भी हमारा सेल कर रहा है इजीली, ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है, तो वो उसको कंट्रोल भी करती है। ओके,
तो ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसको क्या रखती है, मेंटेन करके रखती है। एंड जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस है आपको याद होगा, ठीक है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो सारे के सारे इन सेल्स की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, ताकि वो ये उनकी जो ये हेल्थ है उनको मेंटेन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली हमारे लाइफ प्रोसेसेस जो है अफेक्ट होंगे। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक तरह की सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है, ये हर किसी को नहीं आने देती, सिर्फ जो सही चीजें हैं या जरूरत की चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को अंदर आने देगी, जो फालतू है उनको बाहर कर देगी या उनको अंदर ही नहीं आने देगी। ओके, चलिए आप कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, चलो अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें से कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ओके, बाकी क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करेंगे, जहां पर थोड़े से थ्योरी वाले क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, स्मूथ मसल कंसिस्ट ऑफ डैश फिलामेंट्स that are not arranged in sacromers giving it a non-straighted pattern। तो आपको बेसिकली स्मूथ मसल्स के बारे में पूछ रहा है वो। यस, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज थिक एंड थिन। तो अगर आपको स्मूथ मसल्स के अगर डायग्राम भी याद है तो भी आप इसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, कि जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर थिक एंड थिन। ओके, चलिए नेक्स्ट, टू प्रिपेयर अमाउंट ऑफ ह्यूमन चीक। हमारे ह्यूमन चीक में हमारे सेल्स है तो हमें उसका अमाउंट बनाना है। वो बोल रहा है कि सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम, ओके दिस इज अ लिटल स्कैरी। ब्लेड से अगर करने लगे तो खून चल जाएगा, पूरी की पूरी स्किन कट जाएगी। तो ए और सी आंसर नहीं है हमारा। ठीक है, तो हम टूथपिक यूज करेंगे डेफिनेटली। आप डिपेंड करता है कि आप इनर साइड से लोगे या आउटर साइड से लोगे। ऑब्वियसली इनर साइड से लोगे, क्योंकि वहां से आप अपना जो सिलाइवा है या जो चीजें हैं, जो लेयर है उसको निकाल सकते हो। बाहर से, बाहर की स्किन की लेयर अलग है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज इनर साइड ऑफ द चीक। ओके, तो ये भी गलत है। आई होप दिस इज क्लियर, इजी। चलिए, अब वो बोल रहा है इफ ऑफ अनियन cells of onion peel and red blood cells are separated in kept in hypotonic solution, kept in hypotonic solution, work among the following will, what among the following will take place, explain the reason for your answer। तो वो बोल रहा है कि इसमें से क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे हम बाद में दोबारा से आएंगे इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो होता क्या है कि अगर बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं तो क्या होता है कि जो हमारा अनियन पील है वो प्लांट सेल है ना, वो उसमें तो उसकी ना एक रिजिड सेल वॉल रहती है। ठीक है, वो बहुत रिजिड रहती है। लेकिन जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, उसमें रिजिड वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही रेड ब्लड सेल या अनियन पील, अब वो क्या करता है, वो स्वेल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में किया था, तो वो स्वेल कर जाता है। लेकिन प्लांट सेल की रिजिड सेल वॉल होने के कारण जो है वो बर्स्ट नहीं करता। बट रेड ब्लड सेल में सेल वॉल ना होने के कारण, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ना होने के कारण क्या होता है, वो बर्स्ट कर जाता है इजीली। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो ये हम करेंगे, ठीक है, बाद में आएंगे इस पे। चलिए, कुछ इजी क्वेश्चन, सिर्फ पिछला जो है उसका रिवीजन चल रहा है। अब बताओ, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, सेल, बोथ और नन ऑफ देम। यस, क्या बोथ टिश्यू भी है? नो, इट इज जस्ट सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। गुड, चलिए, हु डिस्कवर्ड द सेल, ये तो मैं कितनी भरी अभी रिपीट कर चुकी हूँ। किसने डिस्कवर्ड किया है सेल? यस, इट इज रॉबर्ट हुक, जिसने जो है वो सेल डिस्कवर किया है। इनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, इनके बारे में भी हमने नहीं पढ़ा। श्वान, श्वान अकेले नहीं थे, श्लाइडन एंड श्वान थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो भी हम देखते हैं। यस, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो आपको याद होगा कि मैंने काफी सारी आपको पिक्चर्स दिखाई थी, मैंने
हमने अलग अलग सेल किए थे, जैसे कि हमारे पास क्या थे, ब्लड सेल, बोन सेल, मसल सेल, ओवम, स्पर्म, नर्व सेल, और कोई रह गया है? चलो अभी के लिए इतना ही सही, फैट सेल। ठीक है, अब आपको इन सारे सेल्स में से अब आपको बताना है कि अच्छा देखो यहाँ पे कार्डियक सेल, किडनी सेल, लिवर सेल, हमने पढ़ा ही नहीं है इनके बारे में भी, हमने पढ़ा ही नहीं है। कार्डियक सेल में तो देखो आपका मसल सेल आएगा, ठीक है, ये भी मसल सेल्स ही हैं एक तरह से। अब आप देखो विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, कौन सा है? नर्व सेल है। ओके आपको याद होगा कि जिसके ऐसे ऐसे बाल थे, एंड देन एक स्ट्रक्चर, एंड देन, ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट वन, बाकी सारे छोटे छोटे थे। So this is nerve cell. Option A is correct here. Okay, nerve cell is the longest cell of the human body. We're talking about human body. Okay, okay. So this is blank. Every cell is surrounded by. Yes, fill in the blank. Every cell is surrounded by what? Yes, every cell is surrounded by membrane. You can write cell membrane, plasma membrane, or membrane. Okay, good. नेक्स्ट, दिस सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स। तो आपको याद होगा चार्ट में मैंने बताया था कि कुछ एक उसमें फीचर होता है जिसमें स्पेशल कंपोनेंट्स हमने डिस्कस करने हैं सेल के, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलिस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनेलिस। ओके, हु पोस्टुलेटेड द सेल थ्योरी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। यस, सेल थ्योरी किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने तो सेल दिया था। ठीक है, ये हमने डिस्कस नहीं किया, ये हमने डिस्कस नहीं किया। रह क्या गया? श्लाइडन एंड श्वान। ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे श्लाइडन एंड श्वान। ओके नेक्स्ट, हु सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? तो जहां पर सेल थ्योरी थी उसी के नीचे एक पैराग्राफ था जहां पर हमने पढ़ा था इन महान शख्सियत के बारे में कि ये जो हमारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। ठीक है, तो कौन थे वो? यस, इट वाज रुडोल्फ वर्चोव। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, साइंटिस्ट याद रखने पड़ेंगे इसमें, बट ऐसा नहीं है कि बैठ के सिर्फ ऐसे रट्टा लगा रहे हो, नहीं, उसको अगर तुम बार बार देखते रहोगे ना, इसको एज अ स्टोरी याद करोगे। जैसे अपने फ्रेंड को समझा दो कि इस साइंटिस्ट ने ये काम किया था ऐसे करके, इस साइंटिस्ट ने ये काम किया था ऐसे करके, तो याद हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो एज सच मत बैठना कि हाँ सारे लिख लो और बैठो और उसको लगे हुए मंत्र पढ़ने। ठीक है, वो चीज नहीं करनी। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा एंड चीजें अच्छे से याद भी होगी एंड समझ भी आ गई। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर सच क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।